हेलो बच्चे पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 33। इन दिस क्लास हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 34 ऑफ चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 34 को। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्क्राइब स्केमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेस कॉरस्पॉन्डिंग टू, मतलब कि हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हैं, उसमें से हमें यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्क्राइब करना है। तो हम एक काम करते हैं, 1 बाय 1 टैकल करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पॉइंट ए। पॉइंट ए कह रहा है कि अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो इन शॉर्ट हमें यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे ये बताने हैं। तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जेड डायरेक्शंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मान लीजिए कि मेरी जेड डायरेक्शन है, ये मेरी वाई डायरेक्शन है, वो और यहाँ पे ये 3 डायमेंशन में होगी मेरी एक्स डायरेक्शन। राइट बच्चों, और अकॉर्डिंग टू वो क्वेश्चन हमें कहा गया है कि ये जेड डायरेक्शन में हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो कांस्टेंट है, मतलब कि वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, एग्जैक्टली ऊपर 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 जा रहा है। तो आप देखिए कि सपोज़ मैं यहाँ से, मतलब कि ओरिजिन से अगर कोई एक डिस्टेंस एज्यूम करता हूँ, सपोज़ मैंने ये डिस्टेंस ले लिया है r1, तो यहाँ पे मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी जो एक प्लेन फॉर्मेशंस में होगी। राइट बच्चों, ऐसे मिलेगी प्लेन फॉर्मेशंस में। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से एक दूसरा डिस्टेंस एज्यूम करूँ r2, तो यहाँ पे भी मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल सकती है जो भी एक प्लेन फॉर्मेशन में होगी। ठीक है, सिमिलरली मैं जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा तो वैसे वैसे मुझे लॉट्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे। बट ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो कैसे होंगे, तो मैं यहाँ पे नोट कर सकता हूँ कि ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस एंड इन एक्स वाई प्लेन मिलेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि ये जो सारे सरफेस है वो हमें एक्स वाई प्लेन में मिलेंगे एंड परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस मिलेंगे। राइट बच्चों, तो ये हमें यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग अलग डिस्टेंस पे मिलते जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट किया जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कांस्टेंट है, यानी कि जो पोटेंशियल है वो इस एक सरफेस पे तो कांस्टेंट रहेगा, बट जितना पोटेंशियल एक सरफेस पे होगा उतना ही पोटेंशियल दूसरी सरफेस पे भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वहाँ पे कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल भी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। राइट बच्चों, चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट बी की ओर। तो पॉइंट बी क्या कह रहा था कि अ फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। मतलब कि अब हमें कहा गया है कि सपोज हम इसी केस में बात करें तो यहाँ पे जैसे जैसे हम एक जेड एक्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होता जाएगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे किस्से में भी बच्चा पार्टी हमें जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो सेम ही मिलेगी, बट चेंज ये होगा कि यहाँ पे जो पोटेंशियल मिलेगा उसकी कंपेयर में यहाँ पे पोटेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट इक्विपोटेंशियल सरफेस तो क्या कहते हैं, तो कि भाई एक ऐसा सरफेस जहाँ पे सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो, तो यहाँ पे भी इक्विपोटेंशियल हमें सिमिलर ही मिलेंगे। और ऐसे स्टेप बाय स्टेप इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती जाएगी जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तो सी पॉइंट क्या कह रहा था कि अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन। अब हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें यहाँ पे ओरिजिन पे एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज एज्यूम करना है। बच्चा पार्टी हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कुछ मुझे ऐसा मिलेगा। यहाँ से r डिस्टेंस पे एक स्फीयर एज्यूम करे तो ये यहाँ पे मुझे स्फेरिकल टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे। ठीक है, और ऐसे जो स्फीयर है वो मुझे लॉट्स ऑफ मिल सकते हैं अलग अलग रेडियस के। ठीक है, मैं जितने चाहूँ उतने इक्विपोटेंशियल सरफेस बना सकता हूँ, बट नोट किया जाए कि यहाँ पे जो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो स्फेरिकल टाइप के होंगे। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, और ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस वो स्फेरिकल टाइप के होंगे। इन केस ए हमने देखा था यहाँ पे जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहे थे वो एक्स वाई प्लेन में मिल रहे थे, यानी कि ये प्लेन थे,
बट यहाँ पे जो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो स्फेरिकल टाइप के मिलेंगे। राइट बच्चों, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पॉइंट नंबर डी है, तो डी पॉइंट क्या कह रहा था कि यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग इक्वल स्पेस पैरेलल चार्ज वायर इन अ प्लेन। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी सी की। अब हम बात करते हैं डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट में क्या कहा गया है कि हमें एक यूनिफॉर्म ग्रिड दी गई है और उसमें एकदम बड़े बड़े से लंबे चार्ज वायर है। ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चा पार्टी वो क्या होगा कि अगर हम नियर अबाउट द ग्रिड की बात करेंगे तो यहाँ पे वो अनडिफाइंड शेप के होंगे, मतलब हम कह नहीं सकते कि वो कैसे जनरेट होंगे। बट जैसे जैसे वो दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम उस ग्रिड से दूर जाते जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेंगे वो इस ग्रिड के पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि पैरेलल हो जाएंगे और साथ ही साथ ये प्लेन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन डी केस हम कह सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो नियर अबाउट द ग्रिड अनडिफाइंड शेप के होंगे और आफ्टर सम डिस्टेंस, आफ्टर सम लॉन्ग डिस्टेंस, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो पैरेलल टू ग्रिड एंड प्लेन टाइप के मिलेंगे। राइट बच्चों, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 35 के साथ। थैंक यू।